1945 की बसंत में टेक्सास में एक बस से जर्मन नर्सें सजा के लिए तैयार होकर उतरी। कांटेदार तारों की बजाय उन्हें हवा में बेकन और कॉफी की खुशबू आ रही थी। सूर्योदय से पहले शिविर की रोशनियां बंद हो ने से भी पहले टेक्सास में एक अमेरिकी युद्धबंदी शिविर के द्वार से एक बस गुजरी। अंदर कई जर्मन रेड क्रॉस नर्सें थीं जो टूटती हुई अग्रिम पंक्तियों के पास महीनों से तनाव से अकड़ रही थीं। उन हेन कुछ समय पहले ही पकड़ा गया था और जब बस घंटों विशाल अमेरिकी मैदानों से गुजरी तो उनकी खामोशी दमनकारी थी। अंदर से धूल, चमड़े और आशंका की गंध आ रही थी। ज्यादातर ने खुद को कठोरता, शर्मिंदगी और प्रतिशोध के कड़वे दंश के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन जब दरवाजे खुले तो उन्होंने कुछ अप्रत्याशित अनुभव किया। यह सर्चलाइट्स नहीं थी, हालांकि वे मौजूद थीं। कंटीले तारों की बाढ़ को नजरअंदाज करना मुश्किल था, फिर भी जिस हवा में वे सांस ले रहे थे वही अलग थी। असली खाने की खुशबू से लदी हुई तीखी और कड़वी कॉफी, किसी अदृश्य तवे से टपकता मक्खन और सबसे बढ़कर बेकन की गाढ़ी नमकीन खुशबू जो सुबह के माहौल में घुल मिल गई थी और उनके नथुनों में समा गई थी, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। राशन से दुबली पतली एक नर्स ने धीरे से बुदबुदाया, फ्लेश मी। उसकी साथी ने व्यंग्य पर अपनी हंसी दबाते हुए सिर हिलाया। घर वापस आकर मीट अतीत की एक प्रतिध्वनि बन गया था। जर्मनी में युद्ध ने उनके भोजन को रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद में बदल दिया था। रोटी के साथ बुरादा डाला जाता था, बचे हुए खाने से सूप बनाया जाता था। बच्चे भी सूअर के मांस का स्वाद याद नहीं कर पाते थे और फिर भी यहां जिसे वे अपनी सजा मान रहे थे, नाश्ते की खुशबू लगभग मजाक लग रही थी। पहरेदारों ने उन्हें नीचे उतरने का इशारा किया। उनके जूते बजरी से टकरा रहे थे। औरतें भोर की गुलाबी आभा से सराबोर विशाल टेक्सास के आकाश को घूर रही थीं। उन्हें चीख पुकार का इंतजार था, गोलियों और कठोर आदेशों की हलंतमिद में उन्होंने अंग्रेजी में शांत कुशल आदेश सुने। सैनिकों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्रूरता भी नहीं दिखाई। एक नर्स ने मेस हॉल की ओर देखा, जहां चिमनियों से धीरे धीरे धूआं आन उठ रहा था। उसने अमेरिकी रसोइयों को देखा जो एप्रन पहने हुए थे और अंडे फोड़ रहे थे, मानो युद्ध का कोई राशन ही ना हो। कॉफी, एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। किसी गार्ड की नहीं, बल्कि एक नर्स की। एक अमेरिकी सेना की नर्स की। उसकी वर्दी बेदाग थी, उसका उच्चारण तीखा लेकिन सौम्य था। एक अश्वेत महिला। उसे देखकर कई जर्मन चौंक गए। नाजी जर्मनी में उन्हें नस्ल हीनता और कौन किसकी सेवा करेगा, इस बारे में अनगिनत झूठ बोले गए थे। फिर भी यहां उनके ही जेल शिविर में वह साधारण शिष्टाचार के साथ भाप से भरी कॉफी से भरे टिन के कप पेश कर रही थी। कोई तिरस्कार नहीं, कोई उपहास नहीं, बस एक सवाल, क्या हाँ इससे ज्यादा कुछ चाहिए था। जर्मन महिलाएं समझ नहीं पा रही थीं कि क्या जवाब दे। एक ने फुसफुसाते हुए कहा, शुक्रिया। दूसरी मग लेने से पहले रुकी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके अंगों में गर्माहट दौड़ गई, सिर्फ तापमान से नहीं बल्कि उस कृत्य से भी। पकड़े जाने के बाद पहली बार उन्हें अपने डर के घेरे में एक दरार महसूस हुई। प्रक्रियाएं शुरू हुईं। फॉर्म, कागजात, ताजे चादरें धीरे से उनके हाथों में थमा दी गईं। उन्हें बताया गया कि वे घर पत्र लिख सकते हैं, हालांकि उनके संदेशों की जांच की जाएगी। उन्हें उनके रहने के स्थान दिखाए गए, साफ सुथरे चारपाई, पतले गद्दे, उन कीचड़ भरे अस्पतालों से बिल्कुल अलग जिनका सामना उन्होंने युद्ध के मैदान में किया था। जब वे अपने पहले भोजन के लिए मेज में बैठे तो सच्चाई और भारी हो गई। उनके सामने व्यंजन रखे गए, ब्रेड, अंडे और दो औरतों के बीच बेकन का एक टुकड़ा। यह ज्यादा खर्चीला नहीं था, सीमा पार अमेरिकी जो खा रहे थे उसकी तुलना में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन यह इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि असली नहीं लग रहा था। सिर्फ
उसकी सुगंध ही माद। गधी। एक नर्स ने बेकन की पट्टी पर नजर डाली, फिर गुजरते हुए गार्ड की ओर और अपने साथी से फुसफुसाते हुए बोली, क्या इसे खाना जायज है? दूसरी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन जब तक भूख ने उन्हें मजबूर नहीं कर दिया तब तक किसी ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। स्वाद धुएं जैसा नमकीन था। सालों की तंगी के बाद लगभग जबरदस्त एक ने अपना हाथ मुंह पर रखा, अरुचि से नहीं बल्कि यादों के उफान से, युद्ध से पहले के विवार के खाने। परिवार की मेज पर गूंजती हंसी असहनीय रूप से मार्मिक थी। वह शुरुआती सुबह एक कहानी बन गई जिसे वे बार बार आपस में सुनाते थे। कांटेदार तार असली थे, कैद असली थी, हालांकि नाश्ते की खुशबू भी थी जो आंगन में फैल रही थी, उन्हें उस दुनिया की याद दिला रही थी जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वह गायब हो गई है। और उनकी आशंका के नीचे एक और भावना उभरी, घबराहट। अगर यह जगह और इसके निवासी दुश्मन थे, तो यहाँ का जीवन उनसे इतना अलग क्यों लग रहा था जैसा उन्हें बताया गया था? फिर भी खाने का आश्चर्य तो बस शुरुआत थी। कैंप के अंदर एक अप्रत्याशित दिनचर्या सामने आई जिसने उनके विश्वासों को और चुनौती दी। आने वाले दिनों में जर्मन नर्सों ने एक अप्रत्याशित पैटर्न अपनाया। सुबह अब अभ्यास या दंड से शुरू नहीं होती थी, बल्कि रसोई की हलचल और नाश्ते के लिए बुलावे से गूंजती थी। डाइनिंग हॉल में उनके शुरुआती दिन की जानी पहचानी खुशबू बनी रहती थी। अंडे करकराते, कॉफी बनते, टोस्ट चटकते। हालांकि परोसने की मात्रा असीमित नहीं थी, लेकिन यूरोप में छोड़े गए खाने से ज्यादा उदा रथी नर्स एरिका अपनी ट्रे के साथ कतार में खड़ी अपनी साथी से फुसफुसाते हुए बोली, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। जब हमें इसकी आदत हो जाएगी तो वे इसे ले जाएंगे। फिर भी हर सुबह खाना मिल ही जाता था। भूख मिटाने लायक रोटी, सब्जियां, फलियां और अक्सर अमेरिका की समृद्धि का प्रतीक कुछ। एक दिन बेकन, दूसरे दिन सुनहरे तले आलू और कभी-कभी रविवार की बची हुई पाई भी। आजादी के बदले उन्हें सम्मान दिया जा ता था। यह असमानता बहुत मायने रखती थी। पहरेदार निगरानी करते थे, फिर भी उपहास या बेबुनियाद आक्रामकता से बचते थे। सैनिकों का अनुशासन हालांकि स्नेहपूर्ण नहीं था, स्पष्ट था। उन्हें बंदी कह संबोधित किया जाता था, फिर भी उनके साथ मानवता का आभास होता था। फुर्सत के क्षणों में वे अहाते में घूम सकते थे, धीरे से बातचीत कर सकते थे या लिख सकते थे। पत्र लिखना लगभग चौंकाने वाला था, यहां तक कि ही भोजन के आकर्षण को भी मात दे रहा था। जर्मनी में सेंसरशिप की आशंका थी, लेकिन लिखने का विशेषाधिकार, यह विश्वास कि उनके शब्द उनके प्रियजनों तक पहुंच सकते हैं, अवास्तविक लगता था। एक दोपहर हिल्डा ने खुद को बैरक के अंदर एक लकड़ी की मेज पर पाया। उसका पत्र अधूरा था। उसने खाने के बारे में लिखा, सेंसर की उपस्थिति के प्रति सतर्क। उसने कॉफी, चादरों और पहरेदारों के बारे में लिखा कि वे सकी कल्पना से कैसे अलग थे। फिर वह झिझकी, कलम संभाले, यह सोचकर कि क्या उसे सच बताना चाहिए। कभी कभी युद्ध की अराजकता के बीच यह एक क्षणिक राहत की तरह लगता था। आखिरकार उसने लिखा, मैं सुरक्षित हूं। उसकी मां के लिए यही काफी था। वह चाहती थी शिविर के भीतर जीवन कठिनाइयों से रहित नहीं था। टेक्सास की चिलचिलाती धूप और हमेशा मौजूद धूल ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया था। फाटकों पर बूटों और खेशों की आवाज उन्हें याद दिलाती थी कि वे अभी भी बंदी हैं। फिर भी रीच के तबाह अस्पतालों, हवाई हमलों और अभावों की तुलना में यह अजीब जगह एक अजंबी दुनिया जैसी लगती थी। शाम के समय महिलाएं कभी कभी हाथचीत के लिए इकट्ठा होती थीं। वे कैद में अपनी यात्रा, युद्ध के बाद क्या हो सकता है, इस बारे में अपने विचारों पर चर्चा करती थीं। एरिका अक्सर धीरे से हंसती, क्या आप विश्वास कर सकते हैं, अमेरिका का ही हमारी पहली सच्ची याद नाश्ता है। मार्ता ने अपना सिर हिलाया।
वे हमें यह भूलवाना चाहते हैं कि हम कैदी हैं, यही उनकी चाल है। लेकिन उसने भी धीरे से स्वीकार किया कि उसने वर्षों से इतना पोषित महसूस नहीं किया था। अफवाहों की फुसफुसाहटें शिविर में तेजी से फैल गईं। कुछ का दावा था कि दूसरे इलाकों में कैदी काम करके पैसा कमाते थे। कुछ ने बताया कि उन्होंने सप्ताहांत में पुरुषों को फिल्म में देखते देखा था और युद्धबंदियों द्वारा अमेरिकी खेतों में मदद करने और खाने की मेजें साझा करने की कहानियां भी थीं। इन कहानियों ने नर्सों को अनिश्चित तो किया, लेकिन उनकी चर्चाओं को और भी तेज कर दिया। यह अनिश्चितता उन्हें जो सिखाया गया था अमेरिकियों को क्रूर और भ्रष्ट, और उनके अपने अनुभव सफाई, गर्मागर्म खाना और साधारण चीजों के बीच के अंतर से उपजी थी। एक रात बैरक के शौचाल जैसे साबुन की गंध ने हिल्डा की नींद खोल दी। वह स्थिर रही, यह महसूस करते हुए कि अमेरिका अब बमों का नहीं, बल्कि छोटी मोटी सुख सुविधाओं, सफाई, पौष्टिक भोजन और आम चीजों का पर्याय बन गया है। अपनी बन कमेट एरिका से फुसफुसाते हुए उसने कहा, हम घर जाकर यह कैसे बता सकते हैं? कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। एरिका ने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में जवाब दिया, शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। जर मनी और यहाँ के जीवन में बहुत अंतर था। घर से आने वाले पत्रों में अभावों का विवरण था। शहर बर्बाद हो रहे थे। माताएं रोटी के लिए अपनी संपत्ति का लेन देन कर रही थीं। फिर भी अमेरिकी सीमाओं के भीतर नाश्ता रोजाना परोसा जाता था। महिलाओं को अपराध बोध का दोहरा बोझ सहना पड़ता था। एक तो परिवार भूखा रहकर खाना, और दूसरा यह समझने की उलझन कि कोई दुश्मन उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है जो उन्हें हाँ अपना नहीं कर सकता। शिविर के जीवन की दिनचर्या ने डर को तो कम किया ही, साथ ही एक और सवाल को और गहरा कर दिया। अगर यहाँ खाने पीने की इतनी प्रचुरता थी, तो अमेरिका के बारे में उनसे और क्या छिपा था? हालांकि असली झटका खाने या पत्राचार से नहीं, बल्कि नर्सों को सौंपे गए कामों से लगा, जहां समृद्धि का पैमाना खाने से नहीं, बल्कि दवाइयों से था। एक हफ्ते के प्रवास के बाद नर्सों को शिविर के भीतर एक निर्दिष्ट इमारत, अस्पताल में बुलाया गया। यह जगह भले ही ज्यादा न रही हो, फिर भी बेदाग थी। अंदर की खुशबू तेज थी, कीटाणुनाशक, ताजी पट्टियां और अल्कोहल से बने फाहे। जर्मन महिलाओं को उन भय हील्ड अस्पतालों जैसी अस्थायी परिस्थितियों की उम्मीद थी, जहां से वे रवाना हुई थीं। हालांकि उन्होंने जो देखा, उससे कई महिलाएं अचानक रुक गईं। अलमारियां गॉज रोल, कॉटन पैड, सिरिंज और दवा की बोतलों से भरी थीं। एक कोने में एक रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट में पेनिसिलिन की शीशियां रखी थीं, एक एंटीबायोटिक जो जर्मनी में दुर्लभ है, जिससे यह बेहद कीमती हो जाती है और अक्सर उच्च पदस्थ अधिकारियों अनुस्वर के लिए जमा कर ली जाती है। यहां यह बहुतायत में दिखाई दे रही थी, जिससे वे अभिभूत हो रहे थे। हिल्डा, जिसने महीनों तक बिना किसी संसाधन के घावों पर टांके लगाए थे, धीरे से बोली, यहां हमारे पास एक पूरी डिवीजन के लिए जितने संसाधन हैं, उससे कहीं ज्यादा है। अमेरिकी कर्मचारियों, डॉक्टरों और नर्सों ने जल्दी से काम बांट दिए। निगरानी में जर्मन महिलाओं को नियमित देखभाल में मदद करने, उपकरणों को सैनिटाइज करने, लिनेन बदलने और बुनियादी सामान तैयार करने का निर्देश दिया गया। दिशानिर्देशों में नियंत्रित पदार्थों के बिना निगरानी वाले संचालन से बचने का निर्देश दिया गया हाँ था, लेकिन अपनी सादगी के बावजूद ये काम बहुत ज्यादा लग रहे थे। एक अमेरिकी नर्स, मार्गरेट, जो गेहूने बालों वाली एक लंबी महिला थी, ने अलमारियों पर टिकी निगाहों को देखा। उसने उन्हें समझने के लिए स्पष्ट और धीरे से कहा, आप यहां मदद करेंगी, कोई कमी नहीं, कोई बहाना नहीं। उसका स्वर कठोर लेकिन करुणामय था। फिर उसने एरिका के हाथों में पट्टियों का एक डिब्बा दिया और एक बिस्तर की ओर इशारा की, हाँ, जिस पर निमोनिया से उबर रही एक साथी युद्धबंदी लेटी थी। जैसे जैसे
समय बीतता गया। जर्मन नर्सें दिनचर्या में ढल गईं, वे बंदी बनी रहीं, लेकिन काम ने उन्हें एक उद्देश्य की भावना दी जो सुकून देने वाली और परिचित चीज थी। फिर भी उनकी वर्तमान परिस्थितियों और उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई चीजों के बीच का गहरा अंतर उन्हें परेशान करता रहा। बिगड़ते हुए राइख में अस्पताल हताशा के प्रतीक बन गए। आपूर्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। सैनिक जो भी बचा खुचा सामान पा सकते थे उसी से काम चला रहे थे, और पेनिसिलिन वास्तविकता से ज्यादा एक लोककथा थी। उन्हें बोतलों में करीने से सजा हुआ देखना, बिल्कुल पेंट्री में रखे दूध की तरह, लगभग असहनीय था। बातचीत अक्सर उनके काम की खामोशी को चीरती हुई निकल जाती थी। एक दिन जब मार्टा चादरें तह कर रही थी, उसने एक युवा अमेरिकी चिकित्सक से इस प्रछु रता के बारे में पूछा, इतना क्यों? क्या तुम्हारे सैनिकों को मोर्चे पर इसकी जरूरत नहीं है? चिकित्सक ने सहजता से कंधे उचका दिए। कारखाने इसका उत्पादन जारी रखे हुए हैं, जरूरत से ज्यादा है। इस टिप्पणी ने उसे अवाक कर दिया। अभी भी कारखाने चल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा। जर्मनी में कारखाने खंडहर में पड़े हैं। कभी कभी गार या नर्सें आपस में बातें करती, मानो उन्हें पता ही न हो या उन्हें इस बात की परवाह न हो कि उनकी बातें जर्मन समझ सकते हैं। वे घर के राशन कार्डों, दूरदराज के शहरों से आने वाले अपनों के पत्रों और बेसबॉल के ताजा स्कोर के बारे में बात करती। जर्मन महिलाओं के लिए यह अजीब था। अमेरिकी ऐसे जीते थे मानो युद्ध उनके पूरे समाज के विघटन के बजाय सिर्फ एक असुविधा हो। कभी कभी अंतर्निहित तनाव उभर आता था। नर्स की देरी से नाराज एक गार्ड ने उसे जल्दी आने के लिए डांटा। महिला तनाव में थी, हमले के लिए तैयार थी, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। गुस्सा शब्दों तक ही सीमित था। एक और घटना में एक बुजुर्ग अमेरिकी डॉक्टर ने जर्मनों से यूरोप के हालात के बारे में पूछता छ कि उनकी पूछताछ आरोप नहीं बल्कि जिज्ञासा की अभिव्यक्ति थी। कितनी गंभीर है? उसने पूछा। उसका चश्मा उसकी नाक से नीचे सरक रहा था। हिल्डा ने जमीन की ओर देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, तुम सोच भी ना ही सकती। उससे भी बदतर, महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्रूरता नहीं बल्कि सामान्य स्थिति थी। अस्पताल किसी विजेता द्वारा विजितों पर शासन करने वाली जगह जैसा नहीं लग रहा था। यह एक साधारण अस्पताल जैसा लग रहा था, जहां दिनचर्या, रसद और यह उम्मीद छिपी रहती थी कि काम पूरी लगन से किया जाना चाहिए। इससे यह सवाल उठा कि क्या कैद का उद्देश्य उन्हें सजा देना था या किसी और मकसद। 10 रात में अपने रहने के कमरे में वापस आकर उन्होंने जो कुछ देखा था उस पर चर्चा की। एरिका दवाइयों के भंडार के बारे में बताते हुए खुद को रोक नहीं पाई। समझ रही हो, वे हर सैनिक, हर कैदी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो जीवन का अब भी कोई मूल्य हो। मार्टा ने अपना सिर हिलाया। शायद यह सब दिखावा है। शायद उन्होंने घर लौटने पर इस पर चर्चा करने का सुझाव दिया हो। फिर भी वह समझ गई कि प्रामाणिकता बन हावटी नहीं थी। कोई भी प्रदर्शन अलमारियों को इतनी सहजता से नहीं भर सकता था जिसकी यूरोप को अब बेसब्री से तलाश थी। इस बहुतायत ने कुछ नर्सों में आक्रोश, अपने नेताओं के प्रति गुस्सा जगाया जिन्होंने ताकत की कस्में खाईं लेकिन बर्बादी ही की। दूसरों को धोखे का एक दबा हुआ एहसास हुआ। उन्हें यह क्यों विश्वास दिलाया गया था कि अमेरिकी बर्बर हैं, जबकि उनके सामने का दृश्य कुछ और ही बता था। यह विसंगति इतनी व्यापक थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अस्पताल में उनका काम सिर्फ कामों से कहीं ज्यादा था। यह अमेरिका के युद्ध प्रयासों की एक झलक प्रदान करता था। भरपूर आपूर्ति वाला, अथक हर लिनेन की तह और साफ उपकरण के साथ, हर महिला समझ गई कि वे सिर्फ युद्ध की जीत ही नहीं बल्कि उत्पादन और संसाधनों के अदृश्य युद्धों में जीत भी देख रही थीं। फिर भी अस्पताल के बाहर
एक और तरह की विसंगति मंडरा रही थी, ऐसी बातचीत और संवाद जो अमेरिका के बारे में उनकी हर धारणा पर सवाल उठाते थे। शिविर का जीवन भोजन और अस्पतालों से जुड़े कामों से कहीं आगे निकल गया। महिलाओं को जल्द ही समझ आ गया कि कारावास में कई छोटी मोटी घटनाएं होती हैं जो उनके विश्वासों को किसी संगीन से भी ज्यादा गहराई से चुनौती देती हैं। ये हिंसा की नहीं, बल्कि विरोधाभास की घटनाएं थी। ऐसे मुठभेड़ जो जर्मनी में उनकी कल्पना की गई अमेरिका की छवि से बिल्कुल अलग थे। पहला उदाहरण हाजिरी के दौरान सामने आया, जब कैदियों को अहाते में कतार में खड़ा किया गया था। पहरेदारों में हेन एक अफ्रीकी अमेरिकी सैनिक था। उसकी वर्दी साफ सुथरी थी, उसका रुख सीधा था और नाम पुकारते समय उसकी आवाज आज्ञाकारी थी। जर्मन नर्सें घबराहट से एक दूसरे को देख रही थीं। रीच में उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि उसके जैसे पुरुषहीन, कमजोर, यहां तक कि खतरनाक होते हैं। हालांकि यहां वह एक अधिकार संपन्न व्यक्ति था जो अपने गोरे समकक्षों जैसा ही अधिकार रखता था। जब एक कैदी ने उन का नाम गलत उच्चारित किया तो पहरेदार ने बिना किसी द्वेष के उन्हें सही किया, बस सूची में नीचे की ओर बढ़ गया। यह प्रक्रिया व्यवस्थित थी, अपमानजनक नहीं। अस्पताल में एक अश्वेत नर्स बुखार से जूझ रहे एक बीमार जर्मन युद्धबंदी की देखभाल के लिए दोबारा आई। उसकी हरकतें नपीतुली थीं, उसका व्यवहार संयमित था। उसने हिल्डा को ताजा चादरें लाने के लिए धीरे से निर्देश दिए। हिल्डा ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, लेकिन बाद में उस महिला की नकल करने की सहज इच्छा से झिझकने लगी। उस रात उसने एरिका से कहा, हमें नस्ल के बारे में जो शिक्षाएं दी गई थीं वे सब एक जैसी ही थीं। एरिका ने सोचा, फिर मान ला या शायद यही था। पहरेदारों के व्यवहार ने भी उन्हें हैरान कर दिया। वे सख्त थे लेकिन क्रूर नहीं, वे नियमों का पालन करते थे। फिर भी जब उनका पालन किया जाता था तो वे कोई बदला नहीं लेते थे। रविवार का शिविर के पादरी ने प्रार्थना सभाएं आयोजित की। उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी, लेकिन नर्सें अक्सर उपस्थित होती थी। भक्तिपूर्ण होने के बजाय जिज्ञासु अंग्रेजी या सोटिस में गाए गए भजनों ने कमरे में एक अजीब सी शांति का एहसास भर दिया। बाद में कुछ महिलाओं ने स्वीकार किया कि इन क्षणों ने उन्हें उनके बचपन में वापस पहुंचा दिया, जब चर्च प्रचार का केंद्र नहीं थे। एक दोपहर एक गार्ड मार हलंता के पास आया। जब उसने देखा कि उसकी वर्दी की आस्तीन का किनारा फट गया है, वह क्षण भर के लिए गायब हो गया और एक सिलाई किट लेकर लौटा। इसे ठीक कर दो, कहकर उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। हैरान होकर मार्टा ने रुककर अंग्रेजी में उसका शुक्रिया अदा किया। उस रात उसने यह घटना दूसरों को बताते हुए कहा, वे हमारे साथ इंसान जैसा व्यवहार करते हैं। उसकी आवाज अविश्वास और गुस्से से भरी थी, जिससे लग रहा था कि यह दयालुता ही उसकी पूर्व धारणाओं का अपमान थी। शत्रुता के कुछ उदाहरण अभी भी थे। कुछ गार्डों ने दूरी बनाए रखी, जिससे बातचीत में शामिल होने की उनकी अनिच्छा का संकेत मिलता था। कुछ ने धीरे से नाज ही शब्द का मजाक उड़ाया। उनके हाव भाव सख्त थे। हालांकि रोजमर्रा की इस दिनचर्या को नजरअंदाज करना ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। कैद की दरारों से अक्सर सम्मान रिश्ता रहता था। बातचीत अप्रत हलंत्याशित जगहों पर सामने आती थी। अस्पताल में चादरें बिछाते समय एरिका ने एक अमेरिकी नर्स से पूछा कि घर पर राशन होने के बावजूद शिविर में कैदियों को इतना भरपूर खाना क्यों दिया जाता है। नर्स ने जवाब देने से पहले हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि जिनेवा सम्मेलन हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हमारे बेटे पकड़े गए तो हम बदले में उसी तरह के व्यवहार की उम्मीद करेंगे। एरिका को भावुकत हाँ नहीं, बल्कि व्यावहारिकता ज्यादा पसंद आई। उस शाम उसने समूह से जोर से पूछा, क्या हम वाकई अपने बंदियों के लिए उन नियमों का पालन करते हैं? कोई जवाब नहीं मिला।
जब पत्र आए तो विरोधाभास और बढ़ गए। पूर्णविराम, एक नर्स को हैम्बर्ग में अपनी बहन का संदेश मिला, जिसमें बम आश्रयों में बिताई गई रातों और खंडहर में तब्दील हो चुके शहर का विवरण था। इतनी पतली रोटी की मुश्किल से एक बच्चे का पेट भर पाता था। यही उनकी हकीकत थी। बीन्स और बेकन के टुकड़ों से भरी प्लेट पकड़े हुए यह पत्र पढ़ते हुए उसे घबराहट हुई। उसने शर्मिंदगी महसूस करते हुए पत्र को मोड़कर रख दिया। हम बंदियों के रूप में अपने परिवार रो की तुलना में घर पर बेहतर जीवन जीते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज खोखली गूंज रही थी। अब यह सिर्फ खाने पीने की चीजों की बात नहीं थी, यह धारणा की बात थी। उन्हें यह मानकर पाला गया था कि अमेरिका पतन शील, लापरवाह और बर्बर है। इसके बजाय उन्होंने व्यवस्था, समृद्धि और एक खास तरह की निष्पक्षता देखी। अपने चारों ओर कंटीली तारों और जारी युद्ध के बावजूद हर दिन उनके प्रचार निर्मित विश्वास के हो कमजोर कर रहा था। मौन चिंतन में नर्सें सवाल करने लगी, क्या अमेरिका की शक्ति क्रूरता से नहीं बल्कि उसी धन से उत्पन्न हो सकती है जिसे वे अब देख रही थीं? क्या दुश्मन वह नहीं था जिससे उन्हें डराया गया था, बल्कि वह था जिसे उनके नेताओं ने जानबूझकर उनसे छुपाया था। हालांकि सबसे विरोधाभासी रहस्योद्घाटन लिखित रूप में हुआ, आंशिक रूप से सेंसर किए गए लेकिन फिर भी अनुमति प्राप्त पत्रों अनुस्वर में सच्चाई के कुछ अंश थे जिन्होंने नर्सों को युद्ध और स्वयं दोनों का सामना करने के लिए मजबूर किया। घर से पहला पत्र प्राप्त होते ही महिलाओं ने उत्सुकता से लिफाफों को नंगे हाथों से फाड़ दी। या लिफाफों पर सेंसर के निशान स्पष्ट थे, वाक्य मोटी स्याही से मिटा दिए गए थे। फिर भी जर्मनी से मिली एक छोटी सी जानकारी को पढ़ने का अवसर उनके लिए संजीवनी का काम करता था। हिल्डा का पत्र हैम्बर हेलंक में उसकी मां से आया था। कांपते और अस्थिर शब्दों ने एक ऐसा दृश्य चित्रित किया जिसे वह अपनी स्मृति में संजोए रखना मुश्किल समझ रही थी। बमबारी से पूरे शहर के इलाके राख में तब्दील हो गए थे। लोग घंटों रोटी खरीदने के लिए इंतजार करते थे जो उनके हाथों में चूर्ण की तरह बिखर जाती थी। बच्चे कंकाल बनते जा रहे थे, उनकी त्वचा से हड्डियां बाहर निकल रही थीं। हम जिंदा हैं, उसकी मां ने मुश्की ल से लिखा। हिल्डा ने धीरे से पत्र मोड़ा, उसका गला रूंध रहा था। उसने भोजन कक्ष में बीन्स और मक्के की रोटी से भरे कटोरों पर नजर डाली और अपराध बोध की एक लहर उस पर छा गई। उसने उस सुबह अपने परिवार से ज्यादा खा लिया था जितना एक हफ्ते में खा लिया था। दूसरों ने भी ऐसे ही पत्र लिखे थे। एक नर्स ने यह जानकर आंसू रोक लिए कि उसके छोटे भाई को 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती कर लिया गया था। एक और को पता चला कि उसके पिता एक गोला बारूद कारखाने में दिन रात काम करने के बाद थकान से गिर पड़े थे। हर पत्र एक याद दिलाता था कि जिस युद्ध से वे बच निकले थे वह उन लोगों पर अत्याचार कर रहा था जिन्हें वे प्यार करते थे। परिवार से मिले कष्टों और बर्बादी के वृत्तांतों वाले पत्रों के बावजूद शिविर के भीतर का जीवन अमेरिकी कैदियों के लिए शांति के माहौल से एक अजीब सा मिलता जुलता था। कैदी बैरकों में तेजी से घूमते थे। कुछ का दावा था कि दूसरे राज्यों में जर्मन कैदियों को खेतिहर मजदूरी और पारिश्रमिक दिया जाता था। कुछ ने कसम खाई कि उन्होंने आंगन में प्रोजेक्टर से संगीत बजते सुना था और सप्ताहांत में कैदियों को फिल्में दिखाई जाती थीं। शुरुआत में इन्हें कैद से राहत दिलाने के लिए मनगढ़ंत बताया गया था, लेकिन जब एक गार्ड ने लापरवाही से टेक्सास में कुछ पुरुष युद्धबंदियों अनुस्वर को कपास की कटाई के लिए बाहर ले जाने के बारे में टिप्पणी की, तो इन कहानियों को विश्वसनीयता मिल गई। महिलाएं अवाक रह गईं। तारबंदी के बाहर कदम रखने, अमेरिकी धरती को छूने का विचार ही अकल्पनीय था। पूर्णविराम बैरकों की मेजों के आसपास बातचीत अटकलों से भर गई। एरिका एक रात पास आकर फुसफुसाई,
अगर वे कैदियों पर काम का भरोसा करते हैं, तो उनके लिए यह युद्ध क्या है? हमें बताया गया था कि वे हमारे साथ जानवरों अनुस्वर जैसा व्यवहार करेंगे। मार्टा ने हाथ जोड़ लिए। शायद यही उनकी चाल है। मानवीय व्यवहार का भ्रम युद्ध की चालाकी का हिस्सा हो सकता है। अपनी बात के बावजूद उसने माना कि बेकन, बिस्तर और दवाइयां को ई भ्रम नहीं थी। जवाब में पत्र लिखना नैतिकता की एक और परीक्षा थी। हर शब्द की जांच की गई, लेकिन फिर भी महिलाओं का उद्देश्य सिर्फ जिंदा रहने से आगे कुछ और बताना था। हिल्डा ने अपनी मां को एक देश लिखा। हम सुरक्षित हैं, हमारे पास खाने पीने का सामान है, चिंता मत करो। उसने बेकन के स्वाद या लिनेन की कोमलता के बारे में विस्तार से बताने की हिम्मत नहीं की। हवाई हमलों का सामना करने वालों अनुस्वर को ऐसे विवरण विश्वासघात जैसे लगते, फिर भी अपनी चुप्पी में भी उसे चिंता थी कि कहीं सच्चाई सामने न आ जाए। अमेरिका में कैद ज्यादातर जर्मनों के लिए अकल्पनीय सुख सुविधाएं प्रदान करती थी। रह हफ्ते विसंगतियां बढ़ती गईं। एक सुबह लिनेन सुखाने के लिए टांगते हुए एरिका ने धीरे से पूछा, अगर हम ये कहानियां लेकर घर लौटे तो क्या होगा? कौन हमारी बात पर यकीन करेगा? हिल्डा ने सिर हिलाया। कोई नहीं, वे हमें गद्दार समझेंगे। एक तबाह मातृभूमि में लौटने की संभावना का सामना करते हुए उनके मन में कॉफी, पाई और उन पहरेदारों की खुशबू थी जो अप्रत्याशित दयालुता का परिचय दे रहे थे। यह लगभग असहनीय था। कुछ तो आजादी से ही डरने लगे थे। जर्मनी में वापस आजाद होने का मतलब था भूख, मलबा और अविश्वास। कम से कम यहां तो एक ढांचा था। यहां जीवन रक्षा सुनिश्चित लग रही थी। यह विडंबना उनके दियों को सता रही थी, जो घर लौटने को लेकर आशंकित थे। शिविरों से परे अमेरिकी जीवन की कहानियों ने उनकी घबराहट को और बढ़ा दिया। पहरेदारों और कर्मचारियों की ओर से फुसफुसाहटें आ रही थीं कि सैनिक होन ने कारें हासिल कर ली हैं, सुपरमार्केट रसद से भरे हुए हैं और ऐसे परिवार भी हैं जो युद्ध से अछूते हैं। एक नर्स ने एक चिकित्सक से लगभग शर्माते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच हर हफ्ते मांस खाते हो? वह हंसा। हर हफ्ते? वह रोज रोती थी। वह उसे ऐसे देखती थी जैसे उसने कोई कहानी गढ़ी हो। घर से आने वाले पत्रों ने उनके भीतर लालसा जगाई। फिर भी उन्होंने उन्हें एक अपनी वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। अमेरिका भूखा नहीं मर रहा था। अमेरिका ढह नहीं रहा था। अपनी मातृभूमि के विपरीत अमेरिका अपनी अपूर्णताओं के बावजूद अपने बंदियों के साथ उस हद तक मानवता से पेश आता था जिसका युद्ध के अंतिम वर्षों में अभाव था। इस रहस्योद्घाटन ने एक ऐसा प्रश्न उठाया जिसे वे शायद ही कभी कहने की हिम्मत कर पाती थीं। अगर उन्होंने अमेरिका को गलत समझा था, तो और क्या गलत समझा होगा? हालांकि इस प्रश्न का उत्तर फुसफुसाहट या पत्राचार से नहीं निकलेगा। यह व्यक्तिगत मुलाकातों से आगे बढ़कर युद्धग्रस्त यूरोप के व्यापक संदर्भ में अमेरिका की युद्धबंदी व्यवस्था की जांच पड़ताल से निकलेगा। 1945 की गर्मियों तक नर्से धीरे धीरे अमेरिका में युद्धबंदी होने के अर्थ की एक व्यापक तस्वीर गढ़ रही थी। टेक्सास में उनका शिविर देश भर में मौजूद ऐसे कई शिविरों में से एक था। पूर्णविराम 400,000 से ज्यादा धुरी राष्ट्रों के कैदियों को यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका लाया गया था, जिन्हें मध्य पश्चिम के विशाल मैदानों से लेकर दक्षिण के देवदार के जंगलों तक फैलाया गया था। इन नर्सों के लिए इतनी बड़ी संख्या लगभग अकल्पनीय थी। मेस हॉल में महिलाएं अक्सर गार्डों और मजदूरों को विभिन्न शिविरों पर चर्चा करते हुए सुनती थी, जिसमें लुइसियाना में बंद जर्मन सैनिकों, अरकांसस के खेतों में काम करने वाले इटालियन और एरिजोना में जापानी युद्धबंदियों का जिक्र होता था। हर कहानी रहस्य को और गहरा करती जाती थी। ये शिविर गुप्त भूमिगत ठिकाने नहीं थे।
बल्कि अमेरिकी समाज के अभिन्न अंग थे। किसान उन्हें देखते थे। आसपास के कस्बों ने उनकी मौजूदगी को पहचाना और अक्सर अमेरिकी कैदियों से सीधे संपर्क करते थे। सबसे चौंकाने वाले एहसास इन विरोधा भासों से उभरे एक गार्ड ने इतालवी कैदियों के बारे में एक कहानी सुनाई जो फसल काटते समय गाते थे और अमेरिकी किसानों द्वारा उन्हें नींबू पानी और सैंडविच दिए जाने पर उनके साथ हंसी मजाक करते थे। हे एक अन्य ने जापानी कैदियों द्वारा आधुनिक शावर और साबुन की प्रचुरता की प्रशंसा करने की कहानी सुनाई। कुछ कस्बों में जर्मन युद्धबंदियों को भी अमेरिकी परिवारों के साथ छुट्टियों के रात रिभोज में आमंत्रित किया जाता था। एक ऐसा विचार जिसने नर्सों को हैरान कर दिया। आमंत्रित, मार्ता ने आश्चर्यचकित होकर दोहराया। किसी के घर, गार ने पुष्टि की। ऐसा कई बार हुआ अपने शांत समय में। नर्सें ऐसी कार्रवाइयों के महत्व पर बातचीत करती थीं। उनके लिए कारावास एक बंधन बना रहा। वे अभी भी तारों में बंद थीं, अभी भी अपने परिवारों से कटी हुई थीं, अभी भी कैद थीं। हालांकि सोवियत शिविरों, अनुस्वर या यहां तक कि जर्मनों द्वारा मित्र देशों के कैदियों के साथ किए गए व्यवहार के बारे में उनकी समझ के विपरीत, यह अंतर स्पष्ट था। यहां भोजन नियमित था, दवाइयां प्रचुर मात्रा में थीं, पत्राचार की अनुमति थी और गरिमा का एक अंश संरक्षित था। फिर भी एक अतिरिक्त पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दुष्प्रचार। अमेरिका यह प्रदर्शित करना चाहता था कि वह अपने कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। हर साफ चादर, बेकन का हर टुकड़ा, चिकित्सा आपूर्ति का हर टोकरा एक प्रमाण था। यह इस बात का प्रमाण था कि अमेरिका जिनेवा संधियों का पालन करता था और युद्ध की बर्बरता से खुद को दूर रखना चाहता था। शायद यह सब दिखावा है, एरिका ने एक शाम अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा। हिल्डा ने सिर हिलाते हुए असहमति जताई। अगर यह एक तमाशा था तो यह मेरे द्वारा देखा गया सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन था। ये विसंगतियां अमेरिका तक भी फैली हुई थी। नर्सें शिविर के भीतर दिखाई देने वाली नस्लीय असमानताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकी। उन्होंने परिसर के अंदर अश्वेत नर्सों और सैनिकों को मान प्राप्त करते देखा, लेकिन उन्होंने इसकी सीमाओं के बाहर भेदभाव के संकेत भी सुने। कुछ पहरेदारों ने उन कस्बों की ओर इशारा किया जहां अलगाव लागू था, जहां हर किसी को वह समानता का अनुभव नहीं था जो अमेरिका शिविर की सीमाओं के भीतर साकार करता प्रतीत होता था। इस विरोधाभास ने जर्मन महिलाओं की उलझन को और गहरा कर दिया। कोई देश यहां निष्पक्षता का प्रदर्शन कैसे कर सकता है और अपनी ही गली होन में उसे नकार कैसे सकता है। फिर भी प्रचुरता निर्विवाद रही, यहां तक कि जब अमेरिका में खाद्यान्न राशन कम हो गया, तब भी कैदियों को यूरोप में उनके परिवारों को मिलने वाले भोजन से कहीं ज्यादा भोजन मिलता रहा। महिलाओं को अक्सर कृतज्ञता और अपराधबोध का मिलाजुला एहसास होता था। जीवित रहने, भोजन और आवास के लिए कृतज्ञता। दूर दूर तक खंडहरों में भूखे मरते परिजनों के बीच इसका आनंद ले ये का अपराध बोध। अस्पताल में पट्टियां तैयार करते हुए हिल्डा ने लाल बालों वाली अमेरिकी नर्स मार्गरेट से पूछा, तुम हमारे साथ इतनी उदारता क्यों बरतती हो? हम तुम्हारे विरोधी हैं। मार्गरेट ने शांत लेकिन दृढ़ चेहरे के साथ जवाब दिया, युद्ध जारी रहने पर भी यह इस तथ्य को नहीं बदलता कि तुम इंसान हो। एक दिन यह संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तुम हमारे बारे में जो याद करती हो वह महत्वपूर्ण है। यह कथन हिल्डा के विचारों में हफ्तों तक गूंजता रहा। तब उसे समझ आया कि वे जिस चीज का सामना कर रहे थे वह सिर्फ करुणा नहीं बल्कि रणनीति थी। अमेरिका को एहसास था कि ये बंदी अंततः घर लौटेंगे। उनक हे मन में पली यादें, बेकन, दवा और न्याय की कहानियां युद्ध की कहानी को आकार देंगी। इस प्रकार यह भव्य योजना केवल सहनशीलता के बारे में नहीं बल्कि प्रभाव के बारे में थी।
जैसे जैसे नर्सों ने इस हलंतविकता को समझा, उन्होंने महसूस किया कि वे अपनी कैद से परे किसी चीज में हिस्सा ले रही थी। वे न केवल युद्ध बल्कि प्रतिष्ठा जीतने के अमेरिका के प्रयास में योगदान दे रही थीं। कई वर्षों बाद फाटक बंद होने और युद्ध की समाप्ति के बाद महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा गूंजने वाला सवाल प्रचार या राजनीति से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह स्मृतियों के इर्द गिर्द घूमता था, साथ ही उन अनोखे सबकों से भी जो उन्होंने उस जगह से सीखे थे जिसे कभी दुश्मन माना जाता था। युद्ध की समाप्ति और टेक्सास कैंप के दरवाजे खुलने पर नर्सों ने अपना थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया और खुद को उस मातृभूमि के लिए तैयार किया जिसे वे अब जानती नहीं थी। जिन वाहनों ने उन्हें कारावास में पहुंचाया था, वे अब उन्हें मुक्ति की ओर ले जा रहे थे। फिर भी जैसा कि उन्हें पता चला, आजादी सिर्फ तार के पार कदम रखने के हारे में नहीं थी, यह उससे कहीं ज्यादा जटिल थी। जर्मनी एक अजंबी परिदृश्य प्रस्तुत करता था। हैम्बर्ग, ड्रेसडेन और बर्लिन जैसे शहर कंकाल जैसे प्रतीत होते थे, उनके क्षितिज गर्हों और ढहती इमारतों से घिरे हुए थे। भूखमरी व्याप्त थी, राशन की कतारें घंटों लंबी थीं और परिवार जीविका के लिए कीमती विरासत का व्यापार कर रहे थे। जो लोग महीनों, यहां तक कि वर्षों तक अमेरिकी शिविरों में रहे था, उनके लिए घर वापसी न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि यह शोक की तरह महसूस हुई। उन्हें बिना रुके परोसी जाने वाली कॉफी, सुबह की हवा में बेकन के पकने और दवाओं से भरी अलमारियों की यादें ताजा थीं। अपनी मातृभूमि लौटने पर ये यादें लगभग विश्वासघाती सी लगने लगी। बाद में हिल्डा ने एक विश्वासपात्र से स्वीकार किया, मुझे लगा था कि कैद मेरी गरिमा छीन लेगी, बल्कि मुझे वह वहीं मिली और वापस लौटने पर मैंने उसे खो दिया। उसका बयान अपनी मातृभूमि के प्रति बेवफाई के बारे में नहीं था, बल्कि इस बात की स्वीकृति थी कि अमेरिका में बिताए समय ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया था। दुश्मन के बारे में ससे जो झूठ बोले गए थे, वे अब उसके लिए सही नहीं थे। जिस क्रूरता की उसने कल्पना की थी, वह कभी साकार नहीं हुई। इसके बजाय उसे जीने का एक अलग तरीका दिखाया गया, व्यवस्थित, भरपूर और आश्चर्यजनक रूप से। नवी इसके बाद कई महिलाएं वर्षों तक अपने कष्टों के बारे में चुप रहीं। बहुत खुलकर बोलना खतरनाक था। कब्जे वाले जर्मनी में अमेरिका को अत्यधिक सकारात्मक रूप में चित्रित करने वाली कहानियां चंद्रबिंदु किसी को कमजोर या सहयोगी तक कह सकती थीं। हालांकि परिवारों के भीतर दबी हुई चर्चाओं के दौरान ये कहानियां सामने आती थीं। क्रूरता नहीं, बल्कि नाश्ते के इर्द गिर्द घूमती कंटीली तारों की कहानियां, पहरेदारों द्वारा व्यवस्था लागू करने फिर भी मारपीट के बदले सिलाई किट देने के किस्से, नर्सों की कहानियां, चाहे वे किसी भी रंग की हों, उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि मरीज, साथी, इंसान मानक रस। समय के साथ ये यादें शिक्षाओं में बदल गईं। मार्टा, जो कभी हर दयालुता के कार्य पर संदेह करती थी, ने वर्षों बाद स्वीकार किया कि अमेरिका में उनके अनुभव ने दुनिया के प्रति उनके दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। मुझे समझ में आया कि युद्ध के समय भी दुश्मन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा माना जाता है। कभी कभी दुश्मन आपके अपने नेताओं से भी ज्यादा करुणा दिखाता है। उनके बीच जो पत्रव्यवहार हुआ, जिन मिथकों का उन्होंने अनुसरण किया, जिन दुविधाओं का उन्होंने सामना किया, इन सब ने एक व्यापक समझ को बढ़ावा दिया कि मानवता सबसे कष्टदायक संघर्षों को भी सहन कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब व्यक्ति स्वयं इसका अभ्यास करने का निर्णय ले। उस सुबह टेक्सास में बेकन की सुगंध केवल पोषण के बारे में नहीं थी, यह एक प्रतीक के रूप में काम करती थी, एक अनुस्मारक की जीवन अभी भी छोटे छोटे सुख प्रदान कर सकता है, यहां तक कि कैद के बीच भी साधारण दयालुता में घृणा और छल पर बनी बाधाओं को तोड़ने की शक्ति होती है। बुजुर्ग
महिलाओं ने अपने पोते पोतियों को टेक्सास में बेत हाई अपनी सुबह की आपबीती सुनाई। उन्होंने अपमान या आक्रोश की नहीं, बल्कि एक विरोधी की मुट्ठी में सम्मान पाने की खासियत की बात की। एक महिला ने मेस हॉल के पास से गुजरते हुए बेकन की खुशबू से मन हलंतमुग्ध होने और पल भर के लिए यह भूल जाने की याद दिलाई कि वह एक बंदी है। एक अन्य महिला ने पेनिसिलिन के साथ अपने पहले अनुभव के बारे में बताया, जब उसे एहसास हुआ कि इस नई दुनिया में कोई भी सैनिक दवा का ही कमी के कारण नहीं मरेगा। परिवारों में चुपके से सुनाई जाने वाली ये कहानियां इस बात का सबूत थीं कि इतिहास सिर्फ युद्धों और समझौतों से नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी घटनाओं से बना है जो लोगों के एक दूसरे के प्रति नजरिए को बदल देती हैं। उन्होंने जो संदेश दिया वह सीधा सादा मगर प्रभावशाली था। युद्ध विनाश करता है, लेकिन करुणा बनी रहती है। उन्होंने पाया कि हेरफेर की गई जानकारी सच्चाई का हो तो मरोड़ सकती है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव उसे स्पष्ट कर सकते हैं। मुख्यतः उन्होंने यह पहचाना कि किसी राष्ट्र की असली पहचान केवल उसकी सैन्य शक्ति या विजय में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह उन लोगों से कैसे निपटता है जिन्हें वह शत्रु कहता है। इस प्रकार यह कथा जर्मन नर्सों या अमेरिकी गार्डों की कहानी से कहीं आगे जाती है। यह दबावों का सामना करने पर मानवता के सार को दर्शाती है। एक जेल में व्याप्त एक ऐसी गंध को उजागर करती है जो कुछ लोगों के लिए अस्पष्ट तो कुछ के लिए अमिट है। यह दर्शाती है कि कैदी अभी भी जीवित थे, अभी भी संवेदनशील थे, अभी भी सम्मान के पात्र थे। शायद यही अब हमारे लिए सबक है। गरिमा, सहानुभूति और न्याय कभी निष्फल नहीं होते, भले ही वे उन लोगों को दिए जाए जिनसे हमें घृणा करना सिखाया जाता है। अगर आप इस कहानी से प्रभावित हुए हैं और चाहते हैं कि बीते माने कि ये आवाजें संरक्षित रहें, तो सदस्यता लेने पर विचार करें। ये ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें इतिहास अक्सर नजरअंदाज कर देता है, फिर भी हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे जीवंत रहें।